नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बताएंगे कि काशी में अब श्वेत क्रांति चल रही है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी आज शिव की नगरी काशी के दौरे पर हैं। उन्होंने काशी में 2100 करोड़ रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने वाराणसी से पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति का आगाज भी कर दिया है। पीएम मोदी ने दुग्ध उत्पादों की क्वालिटी की जांच के लिए पोर्टर और डेयरी मार्क को भी लॉन्च किया। साथ ही अमूल से जुड़े 1,70,000 दुग्ध उत्पादों को 35 करोड़ रुपए बोनस का ऑनलाइन ट्रांसफर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर किया है। तो पीएम मोदी ने प्रदेश के 33 जिलों के 20 लाख लोगों को घरौनी का लिंक मोबाइल पर भेजा है। साथ ही वाराणसी के 6 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र भी सौंपा। तो पीएम मोदी ने काशी में सौगातों की बौछार कर दी है। पिछले 10 दिनों में पीएम मोदी ने काशी का ये दूसरा दौरा किया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर काशी को कई बड़ी सौगातें दी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में रहे और वाराणसी में उन्होंने क्या कुछ करा, हम आपको ग्राफिक से जरिए दिखा रहे हैं। 2100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। करखियाव में अमूल डेयरी संयंत्र का भी उन्होंने शिलान्यास किया। बनारस काशी संकुल परियोजना की नींव भी प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। तो कई सारे सौगातें आज काशीवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। 20 लाख परिवारों को ऑनलाइन उन्होंने एक लिंक भेजी है। 6 परिवारों को घरौनी का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। तो पीएम मोदी ने आज वाराणसी को कई सौगातें दी है। वहीं सौगातों की बौछार के बाद पीएम मोदी ने पिंडरा विधानसभा के करखियाव में जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से किसानों और पशुपालकों का साथ दे रही है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तब मैं देशवासियों से, खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों से, विशेषकर मेरे छोटे किसानों को आज किसान दिवस पर आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। प्राकृतिक खेती खर्च भी कम होता है, उत्पाद भी बढ़ता है। ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है। भाइयों और बहनों, विकास की जब बात आती है तो काशी अपने आप में एक मॉडल बनता जा रहा है। पुरातन पहचान को बनाए रखते हुए हमारे शहर नूतन काया कैसे धारण कर सकते हैं, ये काशी में दिख रहा है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वो भव्य काशी, दिव्य काशी अभियान को और गति देंगे। डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। अब देखते हैं अफसरों की जमीनी हकीकत। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था।
इस आदेश के बाद अयोध्या की जमीन की कीमतों में उछाल शुरू हुआ। इसके बाद फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और ट्रस्ट ने करीब 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इसके बाद यहां जमीन खरीदी के लिए होड़ मच गई, जिसमें यहां तैनात अफसरों से लेकर विधायक और मेयर तक शामिल हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में तैनात तमाम छोटे बड़े अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और उनके पार्टनर्स के नाम पर यहां जमीनें खरीदी। खरीदारों में स्थानीय विधायक, महापौर और राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य शामिल हैं। उन्होंने अपने नाम पर जमीन खरीदी। वहीं मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। तो राजस्व विभाग के विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। उन्हें 5 दिन के अंदर रिपोर्ट भी देनी होगी। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने अयोध्या जमीन विवाद खरीद पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अयोध्या में दलितों की जमीन हड़पी गई है। प्रियंका ने कहा कि माने तो एक तरफ से राम के नाम पर लूट मचाई जा रही है। प्रियंका गांधी ने जिला स्तर के अधिकारियों को जांच के सवाल पर जो जांच के आदेश दिया है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं, तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार है, नहीं है, तो क्या है? अच्छा, गवाह आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघचालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब। और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ में आज पार्टी के 18 मंडल इंचार्ज और 75 विधानसभा और जिला अध्यक्ष के साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बैठक की। मॉल एवेन्यू में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस बैठक के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पार्टी की तैयारी पर जानकारी देने के साथ ही रामनगरी अयोध्या में जमीन खरीद घोटाले पर अपनी मांग को बताया है। मायावती ने कहा है कि अयोध्या में बने रहे राम मंदिर के आसपास के जमीन खरीद घोटाले में बड़े लोगों का नाम आना एक गंभीर मामला है। अब तो इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि बेहतर होगा कि इस बड़े प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए निर्देश देना चाहिए। ये तो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम आपको बता दें कि मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लखनऊ में, इसमें क्या बड़ी बातें रही आपको दिखा रहे हैं कि पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाए, इस तरीके की बात कही है। साथ में सपा अपनी कमियां छिपा रही है, सपा पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। इसके साथ ही सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच करे, दखल दे। हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ जमीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त किया है तो वो रद्द होनी चाहिए।
अलीगढ़ की तहसील इगलास रालोद सपा ने रैली आयोजित की। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। नेता को सुनने के लिए सुबह से ग्रामीण रैली स्थल पर मौजूद हैं। बता दें, किसी रैली में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को पहुंचना था, लेकिन अखिलेश यादव कोरोना के चलते रैली में शामिल नहीं हुए। वहीं रैली को संबोधित करते हुए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि क्या आप चौधरी साहब की इस तरह आप मेरे साथ दोगे? हमने और अखिलेश जी ने हाथ मिलाया है। वहीं पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए जयंत चौधरी ने बोले कि आज पीएम मोदी को दिल्ली में नींद नहीं आएगी, साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। मोदी ने 7 साल में दुगुनी आय का वादा किया था, क्या आप आय दुगुनी हुई? नहीं हुई। यदि गांव के व्यक्ति को मुख्य धारा में पहुंचना हो तो गांव तक विकास पहुंचना होगा। नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी भी नहीं होगी। डिग्री वालों के पास रोजगार नहीं है। आज डिग्री वाले युवाओं को खेती करनी पड़ रही है। साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि योगी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधार ली, जबकि बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हाथरस के कातिलों को बचाने में जुटे हैं ये लोग। चौधरी चरण सिंह का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना उतना ही मुश्किल है। तो आप बता दें कि आज संयुक्त रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को आना था, लेकिन अखिलेश यादव कोरोना के चलते नहीं आ पाए। हालांकि रैली को संबोधित किया है जयंत चौधरी ने। उन्होंने लगातार विपक्ष पर आरोप लगाया है, सरकार को घेरने की कोशिश की है और योगी आदित्यनाथ को कटघरे पे खड़ा किया है। कई सारे मुद्दे को लेकर उन्होंने वार किया है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये रैली की तस्वीर है और रैली में जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया है। हालांकि लोगों की भीड़ भी बहुत ही हजारों की संख्या में लोग थे और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को सुनने के लिए सुबह से ही लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। तो अलीगढ़ में आज इस रैली का आयोजन किया गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की जो एक दूसरे का हाथ मिलाए हैं, गठबंधन होगी, उसी को लेकर जयंत चौधरी ने विपक्ष पर कटाक्ष बोला है और बोला है कि आज जो डिग्रीधारी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो खेती किसानी करने को मजबूर हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की अलीगढ़ में आयोजित संयुक्त रैली में भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके चलते मंच पर पहुंचने से पहले ही कई नेता और कार्यकर्ता धड़ाम से नीचे गिर गए। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लोगों ने दौड़कर नीचे गिरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को उठाने की कोशिश की। इसके बाद रैली शुरू हो सकी। बाद में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रैली में जुटी भीड़ पर खुशी जताते हुए कहा कि जितने लोग यहाँ हैं उससे 10 गुना ज्यादा सड़क पर हैं। ये शुभ संकेत है। तो सपा रालोद की संयुक्त रैली में बैरिकेडिंग तोड़कर लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद उनका किस तरीके का हाल हुआ ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जो नेता लोग थे वो धड़ाम से नीचे गिरे। इसके बाद कार्यकर्ता उनको बचाने की कोशिश की। तो अलीगढ़ में ये आज जो कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और रालोद यानी कि जयंत चौधरी का कार्यक्रम था, उस बीच भीड़ बढ़ गई और भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग तोड़कर लोग आगे बढ़े, ऊपर मंच में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मंच धड़ाम से नीचे गिरा। नेता भी इसके साथ नीचे गिरे और कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे। प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल यानी कि एमबी इंटर कॉलेज का निरीक्षण करते हुए बताया कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी कुमायूं की जनता को कई हजारों की योजनाओं की तोहफा देने वाले हैं। साथ ही हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा ऐतिहासिक होगी। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत सहित जिले के सभी अधिकारी भी सीएम के साथ रहे।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोध में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने तिकोनिया में हिरासत में ले लिया है। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक भी दिखाई दी। वहीं बरेली रोड पर सीएम के आने से पहले ही भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया। बता दें कि यूथ कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू और प्रदेश सचिव राजू रावण के नेतृत्व में कार्यकर्ता सीएम के विरोध में जुटे। तिकोनिया चौराहे पर सीएम का पुतला फूंकने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले पुलिस पहुंची और सभी को पकड़ लिया। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य में विकास नहीं हुआ है, विकास काम ठप पड़ा रहा, युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल ठगा गया है। कोरोना काल के दौरान सरकार की नाकामी से सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन धामी सरकार सिर्फ झूठी घोषणा करने में व्यस्त है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अलग अलग गुटों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हंगामे के बीच कल सुबह कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में सभी उत्तराखंडी नेताओं को तलब किया है। दूसरी तरफ हरीश रावत के ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है, लेकिन अब राजनीति गर्माती जा रही है। प्रीतम सिंह गणेश कोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी पलटवार किया है और साथ में हम आपको हरीश रावत की भी बात सुनाएंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कोई ट्वीट किया है, उस पर मैं कोई बात कहूं कदापि उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में हरीश रावत जी बता पाएंगे, प्रीतम सिंह से क्यों पूछ रहा है। नहीं, अब देखिए उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्या उसका संबंध था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं। ये हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कोई ट्वीट किया है, उस पर मैं कोई बात कहूं कदापि उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में हरीश रावत जी बता पाएंगे, प्रीतम सिंह से क्यों पूछ रहा है। नहीं, अब देखिए उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्या उसका संबंध था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित। मैं ये समझता हूं कि हरीश रावत जी का ये बयान ट्वीट के रूप में जो सामने आया है वो उनके मन की पीड़ा को दर्शाता है और वो प्रदेश के हमारे कांग्रेस ही नहीं बल्कि अगर बीजेपी को भी दृष्टिगत रखा जाए तो प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। सभी दलों में उनका सम्मान है। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो ट्वीट किया है और संगठन की ओर इशारा किया है, संगठन में कुछ आमूल-चूल कुछ ऐसे आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति का काम करने का अपना अलग तरीका होता है। किसी पार्टी का आंतरिक मामला है, इसलिए आंतरिक मामले पर हमें कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आंतरिक मामला सड़क पर आ जाए तो तब निश्चित रूप से राजनीतिक दल होने के नाते उस पर हमारा रिएक्शन होना स्वाभाविक है। आज कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में विधानसभा के अंदर 11 विधायक होने के बावजूद 10 से ज्यादा गुट वहां नजर आ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में, प्रदेश अध्यक्ष को जनता के बीच में ना बोलने देना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी फूट और टूट इस प्रकार से 5 साल में नजर आई। ट्वीटी है, सीधा साधा है, देख लो तो शब्द जरा गिन ज्ञान करके देखो। बहुत सीधा, सिंपल और दिल से निकला हुआ ट्वीट है। नहीं, कहीं नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम तो उन लोगों से हैं जो कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड जिंदाबाद किए जा। खबर पर हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अजीत, आखिर ये पूरा हो क्या रहा है? एक तरफ हरीश रावत ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि अब तैरना बंद करना चाहिए। सियासत अब कहीं न कहीं गर्माती जा रही है। आलाकमान ने अब तलब किया है अजीत दिल्ली के लिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरह से उत्तराखंड कांग्रेस में एक हाई प्रोफाइल ड्रामा सीधे तौर पर कहा जा सकता है, जिसको हुए हुए 36 घंटे के करीब हो चुके हैं, और अब पहली प्रतिक्रिया हरीश रावत की तरफ से दी गई है अपने ट्वीट को लेकर कि उनका तो सीधा सा मकसद है कि
तमाम तरह की जो बातें उठ रही हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस की मजबूती को लेकर बात करनी होगी, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो या किसी भी अन्य माध्यम से हो। लेकिन उनके ट्वीट के बाद से ही पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में तमाम तरह के उलटफेर हो रहे हैं, तमाम तरह की बयानबाजी यहां पर हो गई है पक्ष विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पूरा घटनाक्रम होने के बाद एआईसीसी ने सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को कल सुबह 10 बजे दिल्ली तलब किया है, जहां राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होनी है और इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हरीश रावत के मन में चल क्या रहा है। हालांकि गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया है अपने बयान में कि उन्होंने जो दर्द था हरीश रावत का वो पहले ही राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बयां करने का काम किया था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद हरीश रावत को ये ट्वीट करना पड़ा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष सीधे तौर पर इस बात को कहते हुए नजर नहीं आए कि आखिर हरीश रावत के मन में चल क्या रहा है और उन्होंने साफ इनकार किया कि इनके ट्वीट पर वो कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अब विपक्ष में बैठी भाजपा भी पूरी तरह से चुटकी लेने का काम कर रही है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सीधे तौर पर सड़कों पर आ गई है। तो साफ है कि आने वाले चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस की जो कलह है अब वो सड़कों पर नजर आने लगी है। कांग्रेस के तमाम जो ध्रुव हैं वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। ये बातें जग जाहिर थी, लेकिन चुनाव को देखते हुए सभी एकजुट होने की बात जरूर करते थे, लेकिन अब ठीक चुनाव से पहले जो पूरी फूट है वो खुलकर सामने आई है, जिसके चलते राष्ट्रीय नेतृत्व भी सक्रिय हो गया है। बिल्कुल अजीत, तो इस पूरे मामले में प्रदीप टंटा जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी कहा है कि अब आला कमान को सीएम फेस को निर्धारित कर देना चाहिए। हालांकि प्रदीप जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन जो ये पूरा मामला चल रहा है, अब दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं को तलब किया गया है, कल आला कमान के सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद क्या कुछ होगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।